हेलो बच्चों, आज हम लोग इस लेक्चर में वेक्टर्स के कंपोनेंट को डिवाइड करना सीखेंगे कि जो हमारे पास वेक्टर्स है वो चाहे वेलोसिटी हो, मोमेंटम हो, एक्सेलरेशन हो, फोर्स हो या कोई अदर वेक्टर क्वांटिटी हो, उसके हम कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं और समझेंगे वेक्टर्स में कुछ और जो एप्लीकेशन है उन एप्लीकेशन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। समझते हैं सबसे पहले वेक्टर्स के कंपोनेंट हम लोग किस तरह से डिवाइड करते हैं। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। एग्जाम्पल, हमारे पास ये वेक्टर्स है। सपोज दैट ये वेक्टर ए है और अगर हमने देखा कि ये वेक्टर्स हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। एक्स एक्सिस के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है तो इधर का जो हम कंपोनेंट लिखेंगे वेक्टर ए का, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखेंगे ए एक्स लिखेंगे और ये लिखेंगे ए कॉस थीटा, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट लिखेंगे ए वाई, ये लिखेंगे ए साइन थीटा। इस तरह से तो ये वेक्टर्स का हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ और ये वर्टिकल कंपोनेंट हुआ। अगर हम ये देखें तो हम ये समझेंगे कि ये वाली वैल्यू हमारे पास ए साइन थीटा है और ये वाली वैल्यू हमारे पास ए कॉस थीटा है। और अगर ये ए कॉस थीटा है और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हुआ, तो हम ये कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वही है ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। एंड वर्टिकल कंपोनेंट अगर इसी वेक्टर का देखेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए का जो वर्टिकल कंपोनेंट है ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, इसे हम लोग इक्वेशन सेकंड लिखें तो ये हमारे पास वेक्टर ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है। अगर हमने ये समझा कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का हम लोग डिवाइडेशन कर दें तो हम ये देखेंगे कि ए वाई डिवाइड बाई ए एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा डिवाइड बाई ए कॉस थीटा, यानी हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू ए वाई डिवाइड बाई ए एक्स, ए वाई डिवाइड बाई ए एक्स। अगर हमारे पास इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और एंगल को कैलकुलेट करना है तो इस तरह से हम लोग वैल्यू लिखेंगे। इसे आप लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई डिवाइड बाई ए एक्स, आप ऐसा लिखेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू बन गई। अगर हमें वेक्टर ए को कैलकुलेट करना है तो वेक्टर ए इक्वल टू लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ए एक्स एंड ए वाई की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से पुटअप कर देते हैं तो वेक्टर ए इक्वल टू ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। ये हमारे पास वेक्टर्स हुआ और इसके कंपोनेंट हुए। ध्यान रखना है कि जब हम किसी भी वेक्टर्स के कंपोनेंट को डिवाइड करते हैं तो वो वेक्टर्स हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा है उस एंगल को हम लोग यूज करते हैं। अगर आपको वर्टिकल से एंगल मिला हुआ है तो हॉरिजॉन्टल से 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अगर वर्टिकल से थीटा है तो इधर से 90 माइनस थीटा, इधर वाला हॉरिजॉन्टल से बनने वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं, हाँ इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ये हमारे पास कोई रिजिड सपोर्ट है ये, और यहाँ पर एक कोई बॉल है, ये m मास की है, v वेलोसिटी से आ रही है इस डायरेक्शन में और यहाँ इस दीवार के साथ कोलिजन करती है, फिर उसी वेलोसिटी के साथ, उसी मास के साथ इस तरह से बैक हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसके हमें कंपोनेंट को देखना है
कि इधर वाला इनिशियल कंपोनेंट कितना है, वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, फाइनल कंपोनेंट कितना है। तो ये वाला एंगल हमारे पास थीटा है, इधर वाला भी एंगल ये थीटा है। तो पहले हम लोग इसके कंपोनेंट देखेंगे, फिर इसके कंपोनेंट देखेंगे। ये हमारे पास इनिशियल मोमेंटम है और ये फाइनल मोमेंटम है। तो पहले हम लोग देखेंगे कंपोनेंट ऑफ इनिशियल मोमेंटम, कंपोनेंट ऑफ इनिशियल मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। जो इनिशियल लीनियर मोमेंटम है उसके कंपोनेंट देखते हैं। और मैं आपको ये बार बार बता रहा हूं कि जब कभी भी आप कंपोनेंट को, किसी भी वेक्टर्स के कंपोनेंट को आप डिवाइड करेंगे तो वो वेक्टर्स हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है उस एंगल को आप यूज करेंगे। जब भी आप कंपोनेंट डिवाइड करेंगे तो हॉरिजॉन्टल से बनने वाले एंगल को आप यूज करेंगे। अगर आपको वर्टिकल से गिवन है तो हॉरिजॉन्टल वाला 90 माइनस थीटा यूज करेंगे, ये ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास मोमेंटम है और मोमेंटम की वैल्यू हमारे पास है। मोमेंटम जब भी लिखेंगे तो मास टाइम्स वेलोसिटी हो जाएगा, m मल्टीप्लाई v हो जाएगा। तो अगर हम इनिशियल मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इनिशियल मोमेंटम की डायरेक्शन ये है हमारे पास, ये हो गया pi, ये वेक्टर pi हो गया, इनिशियल लीनियर मोमेंटम हो गया। और अब हमने देखा कि ये वाला जो मोमेंटम है कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। ये हॉरिजॉन्टल हो गया और ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल लाइन हो गई, ये वर्टिकल हो गई। अब हमने देखा कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ इधर से ये थीटा एंगल बन रहा है, और अगर ये थीटा एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ तो ये वाला एंगल थीटा है। ये हमारे पास इनिशियल लीनियर मोमेंटम है। अब इसका कंपोनेंट देखेंगे, इधर वाला ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो इधर वाला हो जाएगा pix इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखेंगे pi cos थीटा, ऐसा लिखेंगे। और ये वर्टिकल कंपोनेंट लिखेंगे अगर py, यानी इनिशियल मोमेंटम का वर्टिकल कंपोनेंट अगर लिखेंगे तो ये cos के रिस्पेक्ट में cos के रिस्पेक्ट में वो आएगा और इधर वाला साइन के रिस्पेक्ट में आएगा। तो इधर हम लोग लिखेंगे pi साइन थीटा, ऐसा लिखेंगे। और अगर इसे हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर pi इक्वल टू ऐसे लिखेंगे pix i कैप और प्लस py माइनस जे कैप। माइनस जे कैप क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव y एक्सिस पर है, वर्टिकल डाउनवर्ड है, नेगेटिव y एक्सिस पर है, इसलिए हमने ऐसा लिखा। और अगर हम इसे कैलकुलेट करना चाहें तो px i की जो वैल्यू हमारे पास pi cos थीटा है, तो pi cos थीटा और ये निगेटिव इधर हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हम लोग लिखेंगे pi y की, यानी इनिशियल लीनियर मोमेंटम का वर्टिकल कंपोनेंट, इनिशियल लीनियर मोमेंटम का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इनको हम इस तरह से यूज करेंगे। तो ये नेगेटिव इधर हो जाएगा और इसकी वैल्यू लिखेंगे pi और फिर ये साइन थीटा है, जे कैप है। आप चाहें तो वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में इसे लिख सकते हैं, तो आप इसे लिखेंगे m टाइम्स वेलोसिटी, क्योंकि हम इनिशियल लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी vi के रेस्पेक्ट में लिखेंगे। तो आप लिख सकते हैं pi वेक्टर्स इक्वल टू m वेक्टर vi cos थीटा i कैप माइनस m vi और साइन थीटा j कैप। आप यहाँ से m कॉमन ले सकते हैं तो लिखेंगे pi इनिशियल लीनियर मोमेंटम, m इधर हो जाएगा हमारे पास vi भी कॉमन आ जाएगा, तो इधर हम लोग लिख सकते हैं vi और इधर cos थीटा i कैप माइनस साइन थीटा j कैप, ऐसा लिखेंगे। तो ये हमारे पास इनके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गए। जब हमने किसी एंगल के रिस्पेक्ट में, जो एंगल हॉरिजॉन्टल से बन रहा है उसके रिस्पेक्ट में आप कैलकुलेट करें। कल को आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें एंगल यहाँ से गिवन हो, ये वाला थीटा हो, तो ये वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये ध्यान रखना। आप हॉरिजॉन्टल से बनने वाले एंगल को यूज करेंगे। अगर आप वर्टिकल से बनने वाले एंगल को यूज कर रहे हैं तो इधर की तरफ कॉस आ जाएगा, इधर की तरफ साइन आ जाएगा। ये ध्यान रखना, जिस साइड के एंगल को आप यूज कर रहे हैं उधर कॉस जाएगा और दूसरी साइड साइन जाएगा।
ये ध्यान रखना चाहे वो वर्टिकल कंपोनेंट आप कैलकुलेट कर रहे हो या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैलकुलेट कर रहे हो। अब हम फाइनल लीनियर मोमेंटम के कंपोनेंट डिवाइड करना सीखेंगे। जो फाइनल लीनियर मोमेंटम है उसके कंपोनेंट किस तरह डिवाइड करेंगे, आप इसको लिखें जरा। अब हम लोग ये जो हमारे पास फाइनल लीनियर मोमेंटम है, ये बॉल इधर आ रही है, यहाँ के साथ दीवार के साथ कोलिजन हुआ और इधर की तरफ ये इधर आ रही है, तो ये हमारे पास फाइनल लीनियर मोमेंटम है। और फाइनल लीनियर मोमेंटम का कंपोनेंट डिवाइड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एंगल। इसे हम लोग देखते हैं। कंपोनेंट ऑफ फाइनल लीनियर मोमेंटम, जो फाइनल लीनियर मोमेंटम है उसके कंपोनेंट डिवाइड करेंगे। और अभी मैंने बताया कि जो वेक्टर्स की डायरेक्शन है वो डायरेक्शन आप बनाएं, और वो वेक्टर्स हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के साथ जो एंगल बना रहा है आप उसे ध्यान से देखें, और उसी एंगल के रेस्पेक्ट में उसके कंपोनेंट हो जाएंगे। अगर वर्टिकल डाउनवर्ड है, माइनस वाई एक्सिस पर है तो माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स एक्सिस पर है तो माइनस हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस या पॉजिटिव वाई एक्सिस पर है तो पॉजिटिव उसकी वैल्यू हमें मिलेगी। तो ये हमारे पास फाइनल लीनियर मोमेंटम है, और ये इस तरह से गया। इसे हम लोग पी एफ लिख लेते हैं वेक्टर पी एफ। और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल वाई लाइन है, ये वर्टिकल वाई लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। ये वर्टिकल एक्सिस हो गई, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गई। हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल थीटा बन रहा है। आप ये ध्यान से देखें जरा कि ये हमारे पास मोमेंटम है, ये मोमेंटम है, और ये जो मोमेंटम है फाइनल लीनियर मोमेंटम है, हॉरिजॉन्टल के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है। और अगर थीटा एंगल बन रहा है तो इस थीटा एंगल को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू हम लोग एंगल के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं, तो इधर हो जाएगा हमारे पास पी एफ वाई इक्वल टू पी एफ वाई, ये साइन के रिस्पेक्ट में आ जाएगा, तो इधर लिख सकते हैं पी एफ साइन थीटा, ऐसा लिखेंगे। और इधर लिखेंगे पी एफ एक्स इक्वल टू पी एफ कॉस थीटा, ऐसा लिखेंगे। और अगर आप वेक्टर पी एफ लिखना चाहो तो लिखेंगे पी एफ एक्स आई के प्लस इधर हो जाएगा पी एफ वाई जे कैप, ऐसा हो जाएगा। लेकिन ये दोनों नेगेटिव हैं, तो यहाँ पर भी नेगेटिव साइन आ जाएगा और यहाँ पर भी नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो आप इसे लिख सकते हैं पी एफ इक्वल टू आप लिखेंगे माइनस पी एफ एक्स आई कैप माइनस पी एफ वाई जे कैप, और फिर इसके बाद पी एफ एक्स एंड पी एफ वाई की वैल्यू आप यूज करेंगे, तो लिखेंगे फाइनल लीनियर मोमेंटम इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपके पास ये है कॉस के रेस्पेक्ट में, इसकी साइन के रेस्पेक्ट में। और अगर ये साइन के रेस्पेक्ट में कॉस के रेस्पेक्ट में वैल्यू है तो आप इस वैल्यू को यूज करेंगे, तो हमारे पास फाइनल लीनियर मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस पी एफ कॉस थीटा आई कैप माइनस पी एफ साइन थीटा जे कैप। और जो फाइनल मोमेंटम है उसे आप एम वी एफ लिख सकते हैं, मास टाइम्स फाइनल वेलोसिटी आप लिखेंगे तो ये कॉमन आ जाएगा, तो इधर हम लोग लिख सकते हैं माइनस पी एफ और इधर कॉस थीटा आई कैप प्लस माइनस हमने कॉमन ले लिया साइन थीटा जे कैप, और इसकी जगह ये वैल्यू लिख सकते हैं, तो लिखेंगे एम वी एफ, इधर हो जाएगा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ये हमारे पास आ जाएगा। इस तरह से हम किसी वेक्टर के कंपोनेंट को डिवाइड करते हैं। एक दो एग्जांपल और देखते हैं हम लोग, आप इसे लिखें जरा। हाँ, जैसे हमारे पास कोई वेक्टर ये है, ये वेक्टर F इक्वल टू 100 न्यूटन है, कोई फोर्स है, और ये जो एंगल है हमारे पास ये 30 डिग्री है। अब इसके हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैलकुलेट करना है।
वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इन दोनों कंपोनेंट को हमें कैलकुलेट करना है। तो इधर हो जाएगा फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F cos थीटा, और इधर हो जाएगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट F sin थीटा। और अगर हम फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट करना चाहें तो लिखेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स Fx, जिसे हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कह रहे हैं, और लिखेंगे F cos थीटा। वैल्यू हमारे पास सभी गिवन है, F की वैल्यू 100 न्यूटन है और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो लिखेंगे हम लोग Fx इक्वल टू 100 और cos 30। cos 30 की वैल्यू प्लस √3/2 इस तरह से लिखेंगे। तो इधर हो जाएगा Fx इक्वल टू 100 और √3/2 डिवाइड करेंगे तो 50√3 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और फिर इसके बाद अगर हम लोग इसका वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट करते हैं, जो हमारे पास फोर्स है इसका वर्टिकल कंपोनेंट, ये तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एक्स एक्सिस के अलोंग। अगर हम लोग वाई एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट कैलकुलेट करते हैं, जिसे हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं, तो वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, जो हमारे पास फोर्स है उसका वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे, तो F sin थीटा लिखते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल टू F sin थीटा। F की वैल्यू हमारे पास 100 है और थीटा 30 डिग्री गिवन है, तो लिखेंगे 100 टाइम्स साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू प्लस 1/2, तो इधर से इसकी वैल्यू पुटअप करने से ये 50 न्यूटन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका वर्टिकल कंपोनेंट। और अब अगर हमें रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना है, रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर F इक्वल टू Fxi के प्लस Fy कैप, तो आप लिख सकते हैं वेक्टर F इक्वल टू Fx की जो वैल्यू है हमारे पास 50√3 है, √3i के प्लस इसकी वैल्यू है हमारे पास 50, तो इधर हो जाएगा 50j कैप, ये हो जाएगा। और जब आप इसका मोड ऑफ कैलकुलेट करेंगे तो मोड ऑफ हमारे पास 100 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग किसी भी वेक्टर्स के कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कैलकुलेट करते हैं। एक एग्जांपल प्रोजेक्टाइल मोशन की जो वेलोसिटी के कंपोनेंट हम कैलकुलेट करते हैं उसको देखते हैं, फिर इसके बाद हम लोग दूसरी एप्लीकेशन को पढ़ते हैं। आप इसे लिखें जरा। हाँ, देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में जो प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी होती है उसके कंपोनेंट प्रोजेक्टाइल एंगल के रेस्पेक्ट में किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं। जब कभी भी आपको किसी भी वेक्टर्स के कंपोनेंट को डिवाइड करना हो, चाहे वेलोसिटी हो, मोमेंटम हो, फोर्स हो, एक्सेलरेशन हो, या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो, या कोई अदर वेक्टर्स क्वांटिटी हो, आप एंगल को यूज करेंगे और हम ये समझेंगे कि वो वेक्टर्स, जिस वेक्टर्स के हम कंपोनेंट को डिवाइड करना चाहते हैं, वो कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ या वर्टिकल के साथ। अगर आपको वर्टिकल के साथ यूज करना है तो वर्टिकल का यूज करें। अगर आपको हॉरिजॉन्टल के साथ का एंगल यूज करना है तो आप देखेंगे अगर वर्टिकल के साथ 30 डिग्री एंगल है तो हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री होगा, तो आपको हॉरिजॉन्टल से बनने वाले एंगल को यूज करना है। ऐसा करना चाहे तो, अदरवाइज आप जिस एंगल को कैलकुलेट करेंगे, जिस एंगल को आप यूज कर रहे हैं उस तरफ आप कॉस लिखेंगे और दूसरी तरफ आप साइन लिखेंगे, चाहे वर्टिकल कंपोनेंट हो या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस के रिस्पेक्ट में आता है, हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट साइन के रिस्पेक्ट में आता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि हम किस तरफ के एंगल को यूज कर रहे हैं।
जिस तरफ के एंगल को यूज करेंगे उधर कॉस आ जाएगा और दूसरी तरफ साइन आ जाएगा, चाहे वो वर्टिकल कंपोनेंट हो या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो। अब देखते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी के कंपोनेंट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी होती है उसके कंपोनेंट हम किस तरह से डिवाइड करते हैं। कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट, अभी हम लोग 2 डायमेंशन कंपोनेंट सीख रहे हैं, फिर इसके बाद 3 डायमेंशन कंपोनेंट देखेंगे। तो हमारे पास इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन का एक डायग्राम आया, ये वाई एक्सिस हो गई, ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गई। इस तरह से हमने किसी भी बॉल को प्रोजेक्ट किया। थोड़ा सा सही डायग्राम बनाए, आपको ठीक से समझ में आ जाए बात। इस तरह से ये कोई लड़का है और इसके हाथ में कोई बॉल है, ये बॉल है और ये खड़ा है और ये बॉल को प्रोजेक्ट करना चाहता है, थ्रो करना चाहता है। जैसे आप क्रिकेट की बॉल में देखते हो कि एक आदमी, एक कोई लड़का है, बॉल को फेंकता है तो बॉल इस तरह से जाती है, फिर ज़मीन के साथ कोलिजन करती है, फिर ऐसे जाती है, फिर आगे की तरफ जाती रहती है। तो ये जो बॉल जिस टाइप का मोशन कर रही है इसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। वही काम यहाँ पर होने वाला है। तो ये लड़का है और इसके हाथ में जो बॉल है, इस बॉल को ये प्रोजेक्ट कराएगा इस तरह से और वापस बॉल फिर ज़मीन में आ जाएगी। तो हमने देखा कि ये बॉल जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, ये वेलोसिटी इसकी प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी है। और हमने देखा कि ये वाला इसका जो एंगल है, ये एंगल थीटा है, ये प्रोजेक्टाइल एंगल है। और प्रोजेक्टाइल एंगल आप देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल से बन रहा है। तो इसका जो कंपोनेंट हम देखेंगे वी एक्स इक्वल टू वी कॉस थीटा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई इक्वल टू वी साइन थीटा, ऐसा देखेंगे। इस तरह से ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है। तो जिस तरह से हमारे पास एंगल होगा उस एंगल के रिस्पेक्ट में हम उसके कंपोनेंट डिवाइड करेंगे। तो अगर हम देखें और समझें कि जो प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी है उसके कंपोनेंट हम किस तरह से देख रहे हैं, तो लिखेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट of projectile velocity is Vx equal to V cos theta, equation first, and vertical velocity या vertical component of projectile velocity इज, जो प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी है उस प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जैसे हम लोग वी वाई के नाम से जानते हैं, तो वी वाई उधर की तरफ है और लिखेंगे वी वाई इक्वल टू वी साइन थीटा, साइन के रिस्पेक्ट में लिखेंगे और इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। अब ये ध्यान रखना है, अगर आपको इस तरह से एंगल गिवन हो, अगर आपको इस तरह से एंगल गिवन हो, ये वाला एंगल आपको थीटा गिवन हो, अब ध्यान रखना ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी है, सपोज दैट यू है प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी, और यहाँ पर आपको इस प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट करना है। तो इधर की तरफ जो भी होगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग जो भी वैल्यू आएगी वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, और इधर वर्टिकल एक्सिस के अलोंग जो भी कंपोनेंट होगा वो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, चाहे वो साइन के रिस्पेक्ट में हो या कॉस के रिस्पेक्ट में हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कॉस के रिस्पेक्ट में होगा या वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा साइन के रिस्पेक्ट में, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब यहीं पर आप देखें, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इसको मैं इधर की तरफ लिख रहा हूँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, और ये एंगल इस बार वर्टिकल के साथ थीटा है, तो इधर वाला एंगल आप 90 माइनस थीटा यूज कर सकते हैं। आप चाहे 90 माइनस थीटा यूज करें या आप थीटा यूज करें, इधर वाला जो कंपोनेंट होगा
इसको आप लिखेंगे v साइन थीटा और इधर वाला लिखेंगे v cos थीटा। अब इस बार ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो वही मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा इसी तरह से मिले जैसे यहाँ पर मिल रहे हैं, ऐसा भी मिल सकता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस के रेस्पेक्ट में, यहाँ पर साइन के रेस्पेक्ट में, ऐसा कोई जरूरी नहीं, क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल हमारे पास थीटा है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के साथ 90 माइनस थीटा है, यहाँ पर वर्टिकल के साथ 90 माइनस थीटा है, यहाँ पर वर्टिकल के साथ थीटा है। अगर आप यहाँ पर लिखेंगे एंगल तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, आप जिधर एंगल यूज करेंगे, जिस तरफ के एंगल को यूज करेंगे उस तरफ आप कॉस लिखेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इधर वाले एंगल को आप यूज कर रहे हैं तो इधर कॉस आया, इधर साइन आया। अब हम लोग दूसरी एप्लीकेशन देख रहे हैं, जैसे दो वेक्टर्स के बीच के एंगल को कैलकुलेट करना या वेक्टर्स का 3 डायमेंशन कंपोनेंट कैलकुलेट करना। 3 डायमेंशन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। हमारे पास 3 डायमेंशन कंपोनेंट है, 3 डायमेंशन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। जो वेक्टर्स हैं हमारे पास उसके 3 डायमेंशन कंपोनेंट कैसे होंगे? ये हमारे पास y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गई और ये हमारे पास z एक्सिस हो गई। और अगर यहाँ पर हमारे पास इधर की तरफ कोई वेक्टर a है, ये वेक्टर a है, इस वेक्टर के जो कंपोनेंट होंगे अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस एंड अलोंग z एक्सिस, तो कैसे लिखेंगे? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a ऑफ वेक्टर a along x एक्सिस, इसे लिखेंगे ax, ऐसा लिखेंगे। और फिर इसके बाद लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a along y एक्सिस। y एक्सिस के along अगर हम लोग कंपोनेंट लिखते हैं तो लिखेंगे ए वाई, इस तरह से। फिर इसके बाद लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग जेड एक्सिस, ए जेड, ऐसा लिखेंगे। तो वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट आ गए वो ए एक्स आ गया है, इधर वाला ए वाई और इधर वाला ए जेड। इधर इसके 3 पार्ट हमने कर दिए, एक तो एक्स एक्सिस के अलोंग, एक वाई एक्सिस के अलोंग, एक जेड एक्सिस के अलोंग। और अगर अब हम लोग वेक्टर ए को लिखें, वेक्टर ए को अगर हम लोग लिखें अब, तो लिखेंगे वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, इस तरह से। तो ये हमारे पास वेक्टर्स आ गए। और अगर इस वेक्टर्स का अब हम लोग कंपोनेंट डिवाइड करें तो कंपोनेंट डिवाइड इसी तरह से करेंगे। और अगर मॉड ऑफ कैलकुलेट करना चाहें तो इसका मॉड ऑफ लिखेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू ए इक्वल स्क्वायर रूट में आई कैप जो हमारे पास यूनिट वेक्टर है, जे कैप यूनिट वेक्टर है, के कैप यूनिट वेक्टर है, इनका स्क्वायर करेंगे तो इधर हो जाएगा हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, इस तरह से। ये हमारे पास वेक्टर ए का मोड ऑफ आ गया, इस तरह से। तो ये हमारे पास 2 डायमेंशन कंपोनेंट किसी वेक्टर के और 3 डायमेंशन कंपोनेंट किसी वेक्टर के। अब हम लोग वेक्टर्स के बीच के एंगल को कैलकुलेट करना सीखेंगे, किस तरह से हम किसी 2 वेक्टर के बीच के एंगल को कैलकुलेट करते हैं, समझते हैं। हाँ, देखते हैं भाई, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। 2 वेक्टर्स हैं हमारे पास, उनके बीच के एंगल को हमें कैलकुलेट करना है।
तो इसके कई मेथड हैं, उनमें से हम एक दो मेथड देखते हैं। सपोज दैट वेक्टर ए यहाँ पर है और वेक्टर बी इधर की तरफ है, और आपने ये देखा कि वेक्टर ए की जो डायरेक्शन है वो ये है, ये दोनों के बीच का एंगल बन रहा है। वेक्टर बी की डायरेक्शन ये है, वेक्टर ए की डायरेक्शन ये है, ये दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल आ रहा है, ये दोनों हाथों के बीच का जो एंगल आ रहा है, तो ये एंगल हो गया दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल हो गया। इसे कहते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और अगर इसे हम लोग स्केलर मेथड से देखें, डॉट प्रोडक्ट से देखें, तो देखेंगे हम लोग वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए टाइम्स मॉड ऑफ वेक्टर बी मल्टीप्लाई कॉस थीटा, ऐसा देखेंगे। या वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ऐसा देखेंगे। ये वेक्टर ए का मॉड ऑफ है, ये वेक्टर बी का मॉड ऑफ है, तो आप लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू बी, आप ऐसा लिख सकते हैं। ये थीटा जो है हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है, तो आप यहाँ से लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाई ए टाइम्स बी, इस तरह से लिखेंगे। आप थीटा इक्वल लिख सकते हैं cos इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाई ए टाइम्स बी, इस तरह से। तो एक ये मेथड है हमारे पास, दो वेक्टर्स हमारे पास हैं, उन दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल को कैलकुलेट करना है, एक तो ये मेथड है। एक दूसरा मेथड जिसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कहते हैं, क्रॉस मेथड से अगर हम लोग दो वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ये मेथड हम लोग देखेंगे। तो यही वेक्टर्स है हमारे पास और इसी एंगल को कैलकुलेट करना है, कोई नए वेक्टर्स नहीं है, कोई नया एंगल नहीं है, यही वेक्टर्स हैं और यही एंगल है। और इसे आप लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए टाइम्स मॉड ऑफ वेक्टर बी टाइम्स साइन थीटा टाइम्स एन कैप। एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सपोज दैट अगर इसका हम लोग डायग्राम देखें, दूसरा डायग्राम वेक्टर ए और ये वेक्टर बी हो गया, और अगर इस एंगल को हम देखें तो ये हमारे पास एन कैप की डायरेक्शन हो गई, जिसे हम लोग सी वेक्टर बी कह सकते हैं, सी को ए क्रॉस बी ऐसा कह सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। और अगर हम यहाँ का एरिया कैलकुलेट करना चाहें तो एरिया इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारे पास और ये जो हमारे पास डायग्राम दिख रहा है, पैरेललोग्राम दिख रहा है, इसका अगर एरिया देखेंगे तो ए क्रॉस बी का जो मॉड ऑफ आ रहा है वो मॉड ऑफ इस पैरेललोग्राम का एरिया होगा। इस पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी के इक्वल है, और इस ए क्रॉस बी वेक्टर्स का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन इस पैरेललोग्राम के एरिया की डायरेक्शन होगी। और यहाँ से अगर आप डिवाइड करना चाहो तो एक ऊपर वाला ट्रायंगल बना, एक नीचे ट्रायंगल बन रहा है, तो अगर आप ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो इस पैरेललोग्राम का जितना एरिया है उसी का हाफ करेंगे। इधर से एक ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, इधर की तरफ एक इधर ट्रायंगल बना, एक इधर ट्रायंगल बना, तो जब आप ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो इसी वैल्यू का आप हाफ कर देंगे। अदरवाइज आप पूरे पैरेललोग्राम का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो लिखेंगे ए क्रॉस बी का मॉड ऑफ, फिर हाफ नहीं करेंगे। बट अगर आप ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो इसको आप हाफ करेंगे, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ से हम इस एंगल को अगर हम कैलकुलेट करें तो इसका मॉड ऑफ करना पड़ेगा, ए क्रॉस बी का मॉड ऑफ इक्वल टू ए बी साइन थीटा, इधर एन कैप का मॉड ऑफ। एन कैप यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, और यहाँ पर हम लोग 1 लिखेंगे तो लिख सकते हैं ए क्रॉस बी मॉड ऑफ इक्वल टू ए बी टाइम्स साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी ओवर ए टाइम्स बी, ऐसा लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं और कर सकते हैं तो एक हमारे पास नया एंगल आ गया। ये वही एंगल है जो यहाँ पर है, लेकिन ये साइन के रिस्पेक्ट में है, यहाँ पर कॉस के रिस्पेक्ट में है। यहाँ पर थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स करके लिखेंगे, थोड़ा लंबा मेथड है, थोड़ा कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है, ये थोड़ा इजी है।
लेकिन अगर यहाँ से हम लोग ए बी की वैल्यू देखें तो ए बी की वैल्यू लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाई कॉस थीटा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाई कॉस थीटा। ए बी की वैल्यू यहाँ पर यूज कर लेते हैं तो लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डिवाइड बाई ए बी की वैल्यू हमारे पास है ए डॉट बी डिवाइड बाई कॉस थीटा, तो इधर हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाई कॉस थीटा, इधर आ जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा ही ऊपर जाएगा फिर इधर आ जाएगा तो साइन डिवाइड बाई कॉस हो जाएगा यानी टेन थीटा हो जाएगा, और टेन थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ओवर ए डॉट बी, इस तरह से। तो इसी एंगल को हम लोग टेन के रिस्पेक्ट में ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर भी आप जानते हैं कि अगर हम लोग साइन को कॉस में चेंज करें या कॉस को साइन में चेंज करें तो साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप ऐसा लिख सकते हैं, आप ऐसा जानते हैं। तो ये साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू इस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये हुआ दो वेक्टर्स के बीच के एंगल को इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब हम कुछ इक्वेशन देखते हैं और उस इक्वेशन में हम लोग दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल को कैलकुलेट करते हैं, फिर रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट करते हैं और उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना सीखते हैं। आप इसे लिखें जरा। हाँ, देखते हैं कुछ इक्वेशंस देखते हैं। हाँ, हमारे पास है इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी, ऐसा है। और हमें कैलकुलेट करना है ए और बी के बीच के एंगल को कैलकुलेट करना है। फाइंड आउट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ए और बी के बीच के एंगल को कैलकुलेट करना है। अब हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। सपोज दैट आपको यही इक्वेशन गिवन है और बी सी के बीच के एंगल को कैलकुलेट करना है, तो जिन दो वेक्टर्स के बीच के एंगल को कैलकुलेट करना है आप उनको एक तरफ लिखेंगे। जैसे बी और सी के बीच के एंगल को कैलकुलेट करना है तो बी सी को आप एक तरफ लिखेंगे तो लिखेंगे वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी। आप बी को उधर ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, इस तरह से देखेंगे। अगर आपको ए और सी के बीच का एंगल कैलकुलेट करना है, ए और सी के बीच का एंगल कैलकुलेट करना है तो आप ए और सी को एक तरफ ले जाएंगे तो लिखेंगे वेक्टर बी इक्वल टू ए उधर चला जाएगा तो वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। अब ये ध्यान रखना है कि जिन दो वेक्टर्स के बीच के एंगल को कैलकुलेट करना है उनको हम एक तरफ लिखेंगे, बाकी सबको लेफ्ट साइड या राइट साइड ले जाएंगे, ये ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हम लोग सेल्फ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, सेल्फ डॉट मल्टीप्लाई कराएंगे और ऐसा करने से हमें उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल मिल जाएगा। एक बार फिर से सुनो, जिन दो वेक्टर्स के बीच के एंगल को हमें कैलकुलेट करना है, जिन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हमें कैलकुलेट करना है उनको एक तरफ लिखेंगे। जैसे हमें वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच का एंगल कैलकुलेट करना है तो ए और सी को हम एक तरफ ले गए, ए को इधर ले गए तो सी माइनस ए हो गया और इधर वेक्टर बी केवल बना रहा। यहाँ पर जैसे बी और सी के बीच का एंगल कैलकुलेट करना है तो हम बी और सी को एक तरफ ले गए, ए इधर बना रहा तो वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी। अगर हमें ए और बी का बीच के एंगल को कैलकुलेट करना है तो हम ए और बी को एक तरफ लिखा रहने देंगे जैसा हमारे पास इक्वेशन है। तो ये ध्यान रखना है कि जिन दो वेक्टर्स के बीच के एंगल को हमें कैलकुलेट करना है उनको हम एक तरफ लिखेंगे, बाकी सबको लेफ्ट या राइट की तरफ ले जाएंगे। चलो हम लोग कैलकुलेट करते हैं ए और बी के बीच के एंगल को। फिर इसी में हम लोग बी सी के एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं या सी और ए के बीच के एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो हमें ए और बी के बीच का एंगल कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास इक्वेशन है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी। इस इक्वेशन में हम लोग सेल्फ डॉट मल्टीप्लाई करा देंगे, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट या सेल्फ डॉट मल्टीप्लाई। तो ऐसा लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी। अब बच्चे गलती कहाँ करते हैं,
जब हम ये कहते हैं कि सेल्फ डॉट मल्टीप्लाई करना है तो बच्चे कहाँ गलती करते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए ऐसा करते हैं, प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी करते हैं, और इधर वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी करते हैं। ऐसा नहीं करना है। ये a प्लस बी एक साथ है तो एक साथ इनका डॉट मल्टीप्लाई करना है, ऐसा नहीं करना है, ये गलत है, ऐसा आपको नहीं करना है। दोनों का एक साथ डॉट मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो वेक्टर a डॉट वेक्टर a का b के साथ प्लस वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस b का a के साथ प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a, b का b के साथ प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर b इक्वल टू c डॉट c लिखा हुआ है, ये वेक्टर c डॉट वेक्टर c। यहाँ पर कुछ पैरामीटर लिख देते हैं, वेक्टर c डॉट वेक्टर c इक्वल टू सी स्क्वायर, वेक्टर a डॉट वेक्टर a इक्वल टू a स्क्वायर, वेक्टर b डॉट वेक्टर b इक्वल टू b स्क्वायर, वेक्टर a डॉट वेक्टर b को हम लोग b डॉट a लिख सकते हैं, और a डॉट b या b डॉट a को ab cos थीटा ऐसा लिख सकते हैं, ab cos थीटा। अब एक मिनट में ये समझ लो कि c डॉट c सी स्क्वायर कैसे है, a डॉट a स्क्वायर कैसे है, और b डॉट b b स्क्वायर कैसे है। जैसे आपके पास दो वेक्टर हैं a डॉट b, आप क्या लिखेंगे, ए बी कॉस थीटा लिखेंगे। थीटा क्या है, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है। अगर ये b डॉट b है, इसका मतलब b का मॉड ऑफ कितना है, मॉड ऑफ वेक्टर b, सेकंड वाला जो b है उसका मॉड ऑफ वेक्टर b, और दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, क्योंकि दोनों वेक्टर्स b हैं तो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल सेम होगा, 0 डिग्री होगा, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। और अगर पैरेलल हैं तो एंगल 0 डिग्री है, क्योंकि वेक्टर्स b ये दोनों पैरेलल हैं और एंगल 0 डिग्री है। और इसका मॉड ऑफ कितना है, b, इसका मॉड ऑफ b और एंगल cos 0 की वैल्यू 1, तो इधर हो गया b स्क्वायर। कभी भी किसी वेक्टर का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्क्वायर में आता है, ये ध्यान रखना आप। तो ये जो हमारे पास पैरामीटर हैं इनको हम इस तरह से यूज करेंगे, और इसे लिखेंगे a स्क्वायर, और इसे 2a डॉट b लिख सकते हैं, प्लस आगे वाले को b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर ऐसा लिखेंगे। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इसे आप ओपन कर देंगे। जैसे ही आप ओपन करेंगे इक्वल c स्क्वायर लिखेंगे। अगर आपने ऐसा लिख दिया c स्क्वायर तो आपके पास जो ये वैल्यू है ये डिवाइडेड उधर चली जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो 2ab cos थीटा इक्वल टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और जब आप cos थीटा इक्वल कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू 2ab डिवाइडेशन में आ जाएगी, और अगर ऐसा हो गया तो काम बन जाएगा, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाई 2ab। तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाई 2ab। इस तरह से हम किसी दो वेक्टर्स के बीच के एंगल को कैलकुलेट करते हैं। जो वेक्टर्स हमें गिवन होते हैं उन गिवन वेक्टर्स को किसी एंगल के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे, उनके कंपोनेंट डिवाइड करेंगे, उनके बीच के एंगल को कैलकुलेट करेंगे। आप इसे लिखें जरा।